ओके, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ सर, हम लोग तो बढ़िया हैं। तो आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है ओवरहेड। कॉस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओवरहेड। जैसा आपको नाम दिख रहा है, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर जो है मेरे भी ओवर दी हेड गया है। बात समझ में आ रहा है? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। पता नहीं स्टूडेंट लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए ओवरहेड क्या है। ओवर एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस है। जिस तरह से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस क्या क्या था, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल होता है, आप पढ़े हैं ना डायरेक्ट मटेरियल? हाँ सर, डायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह से वो आपके पास एक डायरेक्ट लेबर भी होता है। अगर टोटल कॉस्ट कंप्यूट करना है तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल होना, डायरेक्ट लेबर होना, ठीक है ना, एंड हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ये तीन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं टोटल कॉस्ट में। हालांकि ओवरहेड इतना छोटा नहीं होता, ठीक है ना, ओवरहेड के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं। जनरली जो ओवरहेड होता है ना, ओवरहेड वो इनडायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बताया गया है, फिर भी एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर दें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो कि इजीली हम लोग ट्रेस करते हैं, इजीली हम लोग फिनिश गुड्स में ट्रेस कर पाएंगे, आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक खर्चा होता है जो कि हम लोग ईजिली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं किसी भी फिनिश गुड्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास बहुत सारा बेंचेस है। अब बेंचेस में हम कितना कील मारे हैं उसका कॉस्टिंग पता करने जाए तो वी कांट इजीली आइडेंटिफाइड। बात में आ रहा है ना? बट इसमें कितना वुड लगा हुआ है वी कैन इजीली आइडेंटिफाइड। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हालांकि ओवरहेड जो है ना वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बात समझ में आ रहा है? और आपको बता दें कि इसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं पर यूनिट या पर कॉस्ट या फिर फिनिश गुड्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवरहेड में इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। पहला बात तो समझिए कि ओवरहेड को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। पहले एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं भाई जितना एस्टिमेट किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम एस्टिमेटेड ओवरहेड, सपोज आपके लिए हम बताएं कि भाई एक व्यक्ति मेरे पास आया, कस्टमर आया, बोला कि आप मेरे को ये प्रोडक्ट बना के दीजिए। हम बोले ठीक है बना देंगे। कस्टमर पूछा कितना रुपया लगेगा बनाने में। तो एक बात बताइए, क्या हम प्रोडक्ट बना दिए हैं? नहीं सर, अभी तो प्रोडक्ट नहीं बना है, प्रोडक्ट तो अभी बनने वाला है। तो अभी प्रोडक्ट बना नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं? हम क्या कॉस्ट बता सकते हैं? क्या एक्चुअल कॉस्ट बता सकते हैं? नहीं। तो अगला व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे कि ठीक है एक बार तुम बनवा लो, बनाने के बाद जो भी कॉस्ट लगेगा प्लस प्रॉफिट तुम हमको पैसा दे देना, तो अगला व्यक्ति क्या करेगा? दो बातें हो सकते हैं। अगला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मेरे कॉस्ट से ज़्यादा हो गया, तो हम जितना सोच के रखें उससे ज़्यादा आप पैसा बता दीजिएगा। तो या फिर दूसरा पॉसिबिलिटीज आपके पास ये हो सकता है कि कस्टमर क्या है कि आपसे प्रोडक्ट बनवा लेगा, बनाने के बाद बोलेगा कि भाई पसंद नहीं आया, तो आपका पूरा नुकसान। तो हम लोग ऐसे ना बिजनेस नहीं ना करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे पास पढ़ने आए, तो पढ़ने आने से पहले तो हमसे पूछते हैं ना कि सर कॉस्ट का सब्जेक्ट का कितना फीस है। क्या एक्चुअली हम पढ़ा दिए? पढ़ाए तो नहीं है, पढ़ाने वाले हैं। तो हम कैसे कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे? इस बार हम कैसे कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे कि मेरा इस बार का फीस कितना होगा? पढ़ाए तो अभी तक नहीं है, हम अभी तक तो सर हम लोग परफॉर्मेंस किए ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। हमको क्या करना होगा? एस्टिमेट करना होगा कि भाई हम आपको मैट दे रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, मेरा जो लेबर का खर्चा लग रहा है, ऊपर से आपके लिए कुछ ओवरहेड्स है, जैसे कि फैन चलना, एसी चलना, अगर गेट कीपर खड़ा है तो ये सब ओवरहेड्स है। ये सब हम लोग एस्टिमेट करते हैं। और एस्टिमेट करने के बाद मान लीजिए कि हम ओवरहेड एस्टिमेट किए हैं 2 लाख रुपीज़, और हम प्लान किए हैं कि हम लोग कितना यूनिट बना सकते हैं। हम लोग को प्लान करना होगा कि यूनिट कितना बना सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोग यूनिट बना सकते हैं 100 यूनिट बना सकते हैं हम लोग।
चलिए 1000 कर दिए। तो आप बता सकते हैं कि एक एक यूनिट बेचकर, अगर एक यूनिट हम लोग बेचते हैं तो कितना ओवरहेड को रिकवर कर सकते हैं या फिर चार्ज करेंगे। ओवरहेड चार्ज कितना होगा, एक यूनिट पर कितना ओवरहेड चार्ज होगा, ओवरहेड चार्ज पर यूनिट आप बता सकते हैं। 2 लाख रुपया मेरा टोटल ओवरहेड है, ठीक है ना। सर ये ओवरहेड इनकर्ड हो गया है, नहीं 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 नहीं, ये ओवरहेड मेरा लगा नहीं है, हम सोच रहे हैं, अब समझने की कोशिश करिए, हम ये सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपया लगेगा, सपना में है हम, सपना में ये भी है, ये दोनों का दोनों क्या है, सपना है, ठीक है। ये हम लोग सपना में है, ये भी सपना, ये भी सपना, ठीक है ना। दोनों सपना में ही हम लोग जी रहे हैं कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना ओवरहेड होने वाला है, और एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना यूनिट्स इस बार हम लोग प्रोड्यूस्ड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और एक एक यूनिट बेचकर हम लोग कितना रिकवर करेंगे, बस वही आपको बताना है। हम लोग कितना यूनिट रिकवर करेंगे, तो हम लोग रिकवर करेंगे 200 पर यूनिट, यानी ये 2 लाख को रिकवर करने के लिए आपको 200 रुपया पर यूनिट, 200 रुपया पर यूनिट एक यूनिट को बेचना होगा। मतलब एक एक यूनिट पे आप 200 रुपया का कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट चार्ज करिएगा। बात समझ में आया। सर ये भी तो हो सकता है कि जो एस्टिमेट किए ओवरहेड वो कल को ज़्यादा हो जाए, हाँ जरूर हो सकता है, या फिर कम भी हो जाए, जरूर हो सकता है। यूनिट जो आप सोचे हैं उतना बनाने का उतना ना बने, तो ज़्यादा बन जाए तो कम बन जाए, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इससे भी रिलेटेड अपना एक पढ़ाई है जो कि हम लोग बोलेंगे पार्ट 3, ये हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। हालांकि इस पर आपका क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और सबसे जो हार्ड टॉपिक बोला जाता है ओवरहेड का, यही वाला प्रॉब्लम होता है। तो ये पार्ट 3 है, और हम लोग जो फोकस करने वाले हैं आपके जो पढ़ाई में, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए फोकस किया जाएगा, पार्ट 3 पे आपको लेके जाएंगे, पर हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है कि ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, इसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग ओवरहेड में क्या अभी तक पढ़े सर। ओवरहेड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, बिल्कुल सही, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जो कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं, और एस्टिमेट ओवरहेड तो करते ही है, ओवरहेड मतलब कॉस्ट तो करते ही है, और यूनिट भी हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट करके हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं कि एक यूनिट पे हम लोग कितना ओवरहेड चार्ज करेंगे। क्लियर है। ओके सर। चलिए तो आइए एक बार आप कुछ पॉइंट्स लिखिए। #1, चलिए येलो से लिखते हैं। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट is known as overhead. All indirect cost is known as overhead, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट कैन नॉट बी easily identified in the finished प्रोडक्ट। बात हो गया था ना, ओवरहेड कांट बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द फिनिश प्रोडक्ट। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सो वी विल रीजनेबली एस्टिमेटेड, हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है।
क्लियर है? ओवरहेड कॉस्ट कांट बी इजिली आइडेंटिफाइड इन द फिनिश प्रोडक्ट, सो वी विल reasonably estimate the overhead rate and then we will add the overhead cost to the product। जैसे यहाँ बात किया था ना, मान लीजिए कि आप 200 रुपये पर यूनिट हुआ, तो मान लीजिए लेबर आप एस्टिमेट किए, लेबर आप 100 रुपया किए, ये 300 किए, ये 200 कर दिए, तो हो गया। ओवरहेड का कॉस्ट कैसे निकला, एस्टिमेट ही करते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आइए। ये जो रेट दिख रहा है ना, ये रेट, हाँ क्या कि ये कैसे निकाले, ये रेट बता सकते हैं। एस्टिमेटेड किए ओवरहेड और हम लोग यूनिट्स को भी एस्टिमेटेड किए और एक रेट आया जिसको हम 200 रुपये पर यूनिट बोलते हैं, और इसी रेट से हम लोग क्या कर, यही रेट कहाँ चार्ज हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट पर चार्ज हो जाएगा। ये जो रेट दिख रहा है, इस रेट को हम लोग रिकवरी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकवरी, यानी जो ओवरहेड है किस रेट से हम लोग रिकवर करेंगे कस्टमर से, दैट इज द रिकवरी रेट। ठीक है ना? तो आइए ये बात भी लिख लीजिए। ओवरहेड रेट, इस रेट को क्या बोलते हैं? ओवरहेड रेट। ठीक है ना? ये लिखे है ना, ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट, इसको बोलते हैं ओवरहेड रेट, 200 रुपये पर यूनिट को। ठीक है? तो ये रेट क्या है? ओवरहेड रेट is also known as recovery rate of overhead, recovery rate of overhead। क्लियर है? ओवरहेड रेट इज ऑल्सो नोन एज रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड। आगे बढ़े। हाँ सर, पॉइंट नंबर 4 में आइए। ओवरहेड रेट इज ऑलवेज calculated on the basis of estimated data। बात हो चुका था? हाँ सर, बात हो चुका था। एंड दैट इज वाई it is also known as predetermined rate। predetermined rate क्या समझे? मतलब एस्टिमेट करते हैं ना, यहाँ हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, और एस्टिमेट करने के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रीडिटरमाइंड रेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, इसीलिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट। इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट आवर estimated data of overhead, या फिर ऐसे बोलिए estimate of overhead rates is rates not correct हो सकता है ना। मतलब जो हम लोग एस्टिमेट किए हैं, क्या ज़रूरी है कि गारंटीड है कि वैसा ही रेट होगा? बोले तो एक्चुअल कुछ और भी हो सकता है, यूनिट में ज़्यादा कम बना सकते हैं। अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पार्ट 3 बात हुआ था ना।
पार्ट 3 में। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? तो जो पढ़े हैं हम लोग वही लिख दिए। क्या क्लियर, क्या पढ़े अभी तक कि भाई ओवरहेड जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। हम लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ओवरहेड जो रेट होता है उसको रिकवरी रेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी रेट से हम लोग अपना ओवरहेड को जो एस्टिमेट किए हैं वो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को एक यूनिट बेच के हम लोग क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। ओवरहेड रेट जो होता है वो प्री डिटरमाइंड रेट भी कहलाता है। बिकॉज ये सारा का सारा एक एस्टिमेटेड डेटा पे कैलकुलेट होता है और ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो। चलिए यहाँ तक हो गया। हाँ सर, अब देखिए ओवरहेड जो है ये एक स्टार मार्क्स दे के लिखिए। ओवरहेड rate will be calculated by distributing all the overhead between different department in the following step। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अपने पास मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट है, चौथा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास हम लोग एक बिल्डिंग हायर किए हुए हैं, अपने पास एचएस का डिपार्टमेंट है, अपने पास बीकॉम बैच का डिपार्टमेंट है, अपने पास प्रोफेशनल सीए, सीएमए, सीएस का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। और एक हम लोग और मान लीजिए क्लास करवा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब का एक डिपार्टमेंट है। मान लीजिए अपने पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो आता है भाई 8 लाख रुपया। सर 8 लाख ज़्यादा हो गया, कम करिए। चलिए ठीक है, ज़्यादा हो गया तो कम कर देते हैं, चलिए 2 लाख रुपया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लाख आया है, तो देखिए हम लोग डिपार्टमेंट बना लिए है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना कॉस्टिंग करता है, डिपार्टमेंटल वाइज अपने यहाँ कॉस्टिंग करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये 2 लाख रुपया जो है वो एचएस भरेगा कि बीकॉम डिपार्टमेंट भरेगा कि सीएससीए में भरेगा कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब वाला डिपार्टमेंट भरेगा। आप समझे मैटर को? मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं, तो चारों फ्लोर में इलेक्ट्रिसिटी चलता होगा कि नहीं चलता होगा? जी हाँ, चलता होगा। और जब कॉस्टिंग का बात आता है तो एचएस अपना कॉस्टिंग करता है, बीकॉम अपना करता है, और सीएससीएम में अपना करता है, गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट अपना करता है। और बाद में सारा का कॉस्टिंग को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टोटल कंपनी का कॉस्ट तैयार करते हैं। बात समझ में आ रहा है? या फिर अब ऐसे भी लीजिएगा, तो ऐसे भी सोचिए कि कंपनी में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए शर्ट बनाने का कंपनी है। शर्ट बनाने में सबसे पहले क्या हो रहा है कि उसमें कटिंग हो रहा है, ठीक है ना, फिर स्टिचिंग हो रहा है, फिर उसको प्रेस कर रहे हैं, फिर पैक कर रहे हैं। बात में आ रहा है ना? तो सब में तो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा। मेरा कहने का मतलब उसके बाद तो एक शर्ट तैयार होता है। तो कहने का मतलब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग करते हैं। क्लियर है? जब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी इन लोगों में बांटा जाएगा, इन लोगों में दिया जाएगा, मतलब ये लोग भरेंगे।
ये 2 लाख का खर्चा कौन भरेगा? इन्हीं लोग का वजह से हुआ ना, ये 2 लाख रुपया इन्हीं लोग की वजह से हुआ होगा। तो ये 2 लाख रुपया जो है कौन कितना कितना भरेगा, कौन कितना कितना लेगा। उसी तरह से और भी है, जैसे रेंट, बिल्डिंग का रेंट लगा मेरा 1 लाख रुपया, तो बिल्डिंग का रेंट जो लगा तो वो यही 4 डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे थे, तो ये डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। और भी तरह तरह का ओवरहेड्स होएगा, ये हम लोग ये डिपार्टमेंट में बांट देंगे, और भी ओवरहेड्स आएगा, ये चारों में बढ़ जाएगा। मतलब अपने पास हम लोग क्या करते हैं, जो भी ओवरहेड्स होता है, जो भी हम लोग एस्टिमेट किए हैं ओवरहेड, तो पहले तो एक एक करके करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा 5 लाख पूरी ओवरहेड्स होगा। अरे भाई ऐसे कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जोड़िए, बाहर का आप जो गेट कीपर खड़ा है उसका खर्चा जोड़िए, तरह तरह का आप खर्चा जोड़िएगा, तभी तो आप बोलिएगा कि ओवरहेड्स हुआ है। अब ये ओवरहेड्स को हम लोग क्या करते हैं, एक एक डिपार्टमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। एक एक डिपार्टमेंट पर हम लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। बात समझ आ रहा है ना? अब जो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई कटिंग, स्टिचिंग, प्रेसिंग एंड ये जो डिपार्टमेंट है अपना प्रेसिंग डिपार्टमेंट, ये अपने ओवरहेड्स को कैसे कैसे चार्ज करेंगे, कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो ये इसके लिए आपको कुछ बेसिस दे देंगे, जैसे कि बेसिस मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो तो किस बेसिस पे बटेगा, अगर रेंट का खर्चा हो तो किस बेसिस पे बटेगा। बात समझ आ रहा है ना? जैसे कि आप सोचिए ना, रेंट है, ये 4 फ्लोर ले लिए हैं, ये 4 पूरा इक्वल फ्लोर है, तो सिंपल सा बात है 50,000 ये भरेगा, इक्वल है ना, तो 50,000 ये भरेगा, 50,000 ये भरेगा, 50,000 ये भरेगा। क्लियर है? पूरा मैटर समझ में आया? हाँ सर मैटर समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर यही बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि जो भी हम लोग का खर्चा होने वाला है, जो भी ओवरहेड्स होने वाला है, वो ओवरहेड्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट जो अपने पास डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट में हम लोग बांट देते हैं। अच्छा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, तो 2 बातें हो जाएगा सर, अपने पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है एंड सर्विस डिपार्टमेंट भी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ध्यान सुनिए, ओवरहेड्स का जो ओवरहेड्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस में बांटते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बनता। सर्विस डिपार्टमेंट काहे का ओवरहेड, सर्विस डिपार्टमेंट क्यों ओवरहेड बियर करेगा? सर्विस डिपार्टमेंट को क्या जरूरत है, सर तो सर्विस दे रहा है, वो तो बनाया ही इसलिए गया है कि आपका प्रोडक्शन सही से हो। तो सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग खर्चा को नहीं बांटते, जो भी खर्चा होता है किससे बांटते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटते हैं। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, ओवरहेड रेट विल बी कैलकुलेटेड बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द ओवरहेड्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द फॉलोइंग स्टेप। समझ में आ रहा है? हालांकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसमें बांटते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग नहीं बांटते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि हम लोग को जो भी खर्चा है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का जब बात उठ गया तो अब ध्यान से सुनिए, तो अपने पास 2 स्टेप होता है। स्टेप 1 जिसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और अपने पास फिर आता है, अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो हम लोग चल देंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझे? स्टेप 1 बताइए, जब हम लोग अब बांटने का काम करने वाले हैं, यही अपना पार्ट 1 है, इसी पे फोकस करिएगा, आपके एग्जाम में इस पर बहुत सम्स आता है, ठीक है ना? पार्ट 1 पे बहुत ज़्यादा सम्स आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 पर। 3 पे उतना सम्स नहीं आया हुआ है, पर 90% सम्स आपका पार्ट 1 और 2 पे आता है, और पार्ट 1 2 में कंपेयर करें तो पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आपको ये सीखना होगा, पहले आप समझ में आ रहा है ना, एस्टिमेट करते हैं तो भाई एक बार में इकट्ठा थोड़ी करेंगे, पहले छोटा सोचिएगा ना। शादी का खर्चा आप सोचते हैं तो एक बार में सोचते हैं 6 लाख खर्चा लगेगा, कि छोटा खर्चा सोचिए, खाने पीने में, खाने में इतना खर्चा लगेगा, ये इसमें खर्चा लगेगा, उसमें इतना खर्चा लगेगा, उसमें उतना खर्चा लगेगा, तो भाई अब 6 लाख का खर्चा लगेगा। अब एक्चुअल कितना लगेगा ये हमको भी नहीं पता, ये तो आपको जब हो जाता है तब मालूम चलता है भाई ज़्यादा लगा या कम लगा। क्लियर है मैटर ना? तो जो खर्चा है वो खर्चा है, हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट बांटेंगे, क्योंकि हमको ये जानना है कि इस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, इस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, इस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, क्योंकि ट्रैक करने के लिए, भाई ट्रैकर है हम लोग, कॉस्टिंग कर रहे हैं तो ट्रैकिंग के लिए।
तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम लोग बांटते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पहला जो हम लोग बांटने का काम करेंगे वो दैट इज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी ओवरहेड्स को उसके उसके डिपार्टमेंट में बांटेंगे दैट इज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है ना? आप जानते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? आपको हम बताए थे ना कि ओवरहेड का खर्चा जो होता है सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटते हैं। ओवरहेड का खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ता है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट का कोई ओवरहेड्स है, सर्विस डिपार्टमेंट का कोई ओवरहेड है, उसका भी ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भरेगा। अच्छा सर क्या बोले? हम ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड जो भी जनरली पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरहेड है वो सबसे पहले हम लोग 4 डिपार्टमेंट बांट देंगे, 5 डिपार्टमेंट बांट देंगे। वो कौन सा डिपार्टमेंट होगा? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर सर्विस डिपार्टमेंट भी है अपने पास, नहीं उसको नहीं देंगे, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटिए। बात समझ आ रहा है? अगर सर्विस डिपार्टमेंट का पास भी कुछ अपना ओवरहेड्स है, कुछ अपना ओवरहेड्स हो जाता है उसके पास, तो उसका भी जो ओवरहेड है वो भी किसको बांट देंगे? वो बांट देंगे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बात समझ आ रहा है? मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भरेगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस का भी कौन भरेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का भरेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ओवरहेड्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटते हैं, दैट इज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सिखाएंगे कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स है उसको कैसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए फटाफट नोट करते चल जाइए। हेडिंग डाल दीजिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन in primary distribution all the overheads of the factory will be distributed among all production and सर्विस डिपार्टमेंट। क्लियर है? यही बात किए थे ना कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी फैक्ट्री का ओवरहेड होगा हम लोग क्या करेंगे? ऑल प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सर आप तो बोले यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं बांटेंगे, तो बात क्या हो जाता है कि जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटते हैं। अगर सर्विस डिपार्टमेंट ने बांटने बोला है तो बांट देते हैं, फिर सेकेंडरी में जो सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड है वो वापस से हम लोग क्या कर लेते हैं? प्रोडक्शन में बांट देते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं सही से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट का फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही बांट देंगे। नहीं समझ में आया भाई? एक बार हम लोग चारों डिपार्टमेंट जो है मान लो जो सर्विस डिपार्टमेंट है ठीक है, सबको इक्वल जो जैसा बनता है बांट दो, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड्स है वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बाय वे ऑफ apportionment and allocation। बात समझ में आ रहा है? अपॉर्चमेंट एंड एलोकेशन। अब कहने का मतलब ये है कि सर ये अपॉर्चमेंट क्या होता है और एलोकेशन क्या होता है? बिल्कुल सही, आइए अपॉर्चमेंट और एलोकेशन बताते हैं आपको। अपॉर्चमेंट क्या होता है? देखिए अपॉर्चमेंट में क्या होता है, अपॉर्चमेंट
is a distribution of overhead to more than one department on a reasonable basis. रीजनेबल बेसिस पर हम लोग जो ओवरहेड्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री का ओवरहेड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम लोग जो बांट देते हैं, दैट इज द अपोर्समेंट। क्लियर है, इसी को हम लोग अपोर्समेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, आइटम्स, और यहाँ लिखिएगा बेसिस ऑफ अपोर्समेंट। ठीक है, आइटम बेसिस ऑफ अपोर्समेंट। सबसे पहले आइटम डाल दीजिए, रेंट। रेंट को किस बेसिस पे अपोर्शन किया जाएगा, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो रेंट को किस बेसिस पे बताइए, फ्लोर। भाई जितना जितना फ्लोर जो लिए हुआ हो या फिर स्क्वायर फीट बोल लीजिए तो फ्लोर बोल लीजिएगा। फ्लोर एरिया, ठीक है ना। उसी तरह से फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं लाइट पॉइंट के बेसिस पर। जितना जिसके पास लाइट पॉइंट होगा, जितना पॉइंट होगा ना, लाइट पॉइंट होगा, उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। कभी कभी हम लोग फ्लोर भी यूज कर लेते हैं, बात में आ रहा है ना, फ्लोर एरिया। अच्छा, फिर मान लीजिए पावर। पावर जो बढ़ता है वो एचपी ऑफ मशीन। सर एचपी मतलब हॉर्स पावर। पावर का मतलब जो मशीन, जो डिपार्टमेंट के पास जितना मशीन है, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ पावर हुआ, पावर का खर्चा है, तो पावर का खर्चा कैसे बटेगा, जिस डिपार्टमेंट के पास जितना एचपी का मशीन है, मान लीजिए 2500 एचपी का मशीन है, 2500, उसके पास 3000 है, तो उस हिसाब से हम लोग उस बेसिस पे हम लोग अपोर्शन करेंगे। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। हम सारा खर्चा नहीं लिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। इंश्योरेंस का खर्चा आप बांटिएगा, या फिर आपके पास डेप्रिसिएशन होगा, या फिर आपके पास एंड रिपेयर्स ऑफ मशीन का खर्चा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? इंश्योरेंस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, रिपेयर ऑफ मशीन हुआ, वो सारा बांटिएगा कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पर। कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पर। क्लियर है? फिर आता है कैंटीन का खर्चा। तो कैंटीन का खर्चा सिंपल से बात है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अच्छा, फिर आता है इनडायरेक्ट, और कुछ खर्चा आपके पास है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको किस हिसाब से बांटिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज के बेसिस पर, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये काम आएगा आपको। क्या समझे? आइटम
रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। रेंट किस बेसिस पे याद करिए, रेंट सर फ्लोर एरिया था। इलेक्ट्रिसिटी किस बेसिस पर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। पावर किस पे, एचपी ऑफ मशीन। इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर किस बेसिस पर, सर ये कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पर। कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस बेसिस पर, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट था बहुत, याद रखिएगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के समय याद रखना होगा ये सब। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। इफ specific wages, if specific wages is given for any factory overhead, then we will using labor wages the basis, labor wages as a basis। क्या समझे? अगर कोई स्पेसिफिक वेजेस दिया हुआ है, कुछ वेजेस प्रोवाइड कर रहा है फैक्ट्री में किसी को वेजेस देने का, तो वेजेस को किस खर्चा बांटिएगा? वेजेस जो खर्चा है वो किस, लेबर वेजेस के बेसिस पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस क्यों किस बेसिस पर बांटिएगा? तो लेबर वेजेस जितना जिसको दिया गया है उस बेसिस पे। ठीक है, लेबर वेजेस दे दिया जाता है ना, क्वेश्चन बता रहता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आइए, बीए खत्म हो गया तो एलोकेशन में आइए। अपॉर्चमेंट हो गया तो एलोकेशन में आइए। एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये चैप्टर थ्योरी है? नहीं थ्योरी नहीं है बाबा, बस थोड़ा सा जानकारी आपको लेना पड़ेगा ना, नहीं जानकारी लीजिएगा तो कैसे करिएगा। एलोकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड of the factory to any one particular department। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बांटना को एलोकेशन बोलते हैं। एलोकेट करना नहीं बोलते हैं, इसको एलोकेट कर रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जब दे देते हैं तो बोलते हैं एलोकेशन, और जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट देते हैं दैट इज द अपॉर्चमेंट। चलिए यहाँ तक क्लियर है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में यही करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बताइए? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी ओवरहेड्स होगा उसको हम लोग इस बेसिस पे बांट देंगे। ठीक है, और बांटने के बाद एक डिपार्टमेंट का अपना ओवरहेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पावर एक खर्चा था, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, 4 डिपार्टमेंट था, चारों डिपार्टमेंट बांट दिए। अब डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड होगा ना, डिपार्टमेंट बी का अपना ओवरहेड होगा ना, सारा खर्चा को बांटने के बाद डिपार्टमेंट का जितना भी ओवरहेड है सब को ऐड कर दीजिएगा। तो डिपार्टमेंट ए का जब सारा ओवरहेड्स को ऐड करिएगा तो टोटल आ जाएगा, बी का भी टोटल आ जाएगा, सी का भी टोटल आ जाएगा, डी का भी टोटल आ जाएगा, यानी कि सारा का टोटल आ जाएगा, ए बी सी डी। अब ये टोटल जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं, जो टोटल आया है इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था इसमें से बांट दिए। उसी तरह से रेंट का खर्चा था इसमें बांट दिए। उसी तरह से पावर का खर्चा था इसमें से बांट दिए। तो ये टोटल आएगा ना भाई, ये टोटल आएगा ना। ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस टोटल को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? ओवरहेड एज पर पीडी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये जो ओवरहेड है आफ्टर दी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आया है। ठीक है, सिखाएंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सब सिखाएंगे। एक बार आप पहले ये समझ लीजिए पूरा मामला।
ठीक है, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी पहले आ लीजिए, सेकेंडरी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी भी समझ लीजिए सेकेंडरी में क्या करते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी सेकेंडरी दोनों एक साथ करेंगे। हाँ आइए सेकेंडरी में आइए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में करते क्या हम लोग, री डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट्स ठीक है, टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बात हो गया था क्या? बात हो गया था ना ये, कि जो ओवरहेड्स आया था उसको ना वापस से क्या करते हैं, प्रोडक्शन का जो सर्विस का जो ओवरहेड्स है उसको भी हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? हाँ सर। अब देखिए जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कई सारे मेथड होते हैं, मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कई सारे मेथड होता है, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, मेथड। दूसरा जो होता है स्टेप लैडर मेथड। तीसरा जो होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और जो 4 नंबर और लास्ट हुआ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो ओवरहेड्स हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है? हाउ? विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज ए स्टेप लैडर मेथड, थर्ड वन इज ए रिपीटेड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड लास्ट वन इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी ओवरहेड्स आया है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर देते हैं, उस ओवरहेड्स को वापस से सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, ये तो नॉर्मल है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है।
in this method all the overheads of service department will be directly distributed to production department without any distribution between services department themselves. क्या बोल रहा है? In this method, all the overhead of the service department will be directly distributed to the production department without any distribution between service department themselves. मतलब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना कि जो जो भी ओवरहेड्स है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांट देते हैं. मान लीजिए अपने पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट है या 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, बाकी 4 क्या था, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था. तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो डायरेक्टली बोलेंगे भाई, मान लीजिए एक का हुआ 100, एक सर्विस का डिपार्टमेंट खर्चा हुआ 100, एक का हुआ 150, चलिए ले लेते हैं 300, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 400. तो 400 को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी में बांट देंगे, बात खत्म. इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड. क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझ में आ रहा है. तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग करने वाले हैं स्टेप लैडर मेथड. ठीक है, स्टेप लैडर मेथड. आइए स्टेप लैडर मेथड समझते हैं. अब देखिए, स्टेप लैडर मेथड आपको सीखने के लिए पहले आप समझना होगा, यहाँ से आपका पढ़ाई एक्चुअली चालू होता है ओवरहेड्स का, ठीक है ना. आइए अब स्टेप लैडर मेथड में. चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए, ध्यान से करिएगा, ठीक है. अपने पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3 है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2, ठीक है. कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है. आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए हैं. आप क्या कर लिए हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए हैं. तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बात कर लिया था ना इसके बारे में. मतलब आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, सम टोटल ऐड करने के बाद आपके पास कुछ खर्चा है, ठीक है ना. वो क्या क्या है देखिए. मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के पास 80,000 का खर्चा, इसके पास 50,000 का खर्चा, इसके पास भी 50,000 का टोटल खर्च ओवरहेड आया, इसके बाद 20,000 का आया और इसके पास आया है 10,000 का. क्या समझे?
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई बड़ा बात नहीं होता, उसको तो उठाकर खाली कैलकुलेटर में बांटना होता है, कैलकुलेटर चलाने आता है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट सेकेंडरी थोड़ा तकलीफ करता है, तो सेकेंडरी में आप क्या सीख रहे हैं, स्टेप लेडर मेथड। बस में आ रहा है ना, क्वेश्चन में आपको ये बता दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में बताता नहीं है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है खुद से, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ तक पहुँचिए, इसके बाद स्टेप 2 लगेगा। बस में आ रहा है, वो भी कौन सा मेथड से कर रहे हैं, स्टेप लेडर मेथड से कर रहे हैं। क्लियर है, तो स्टेप लेडर मेथड से कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए हैं ये मानकर चलते हैं, और ये मेरे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद टोटल ओवरहेड्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट। क्लियर है, नाउ वी विल डू क्या सर, हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है ना, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक डेटा दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए अगर स्टेप 1 था ना, स्टेप 1 में क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा, ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा टोटल ऐड करिए जरा, बताइए सर। ऐड करने से 30,000, ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डायरेक्टली किसमें बटेगा, इस तीनों में बटेगा। दैट इज द डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब कि ये 30,000 रुपया जो आया डायरेक्टली किसमें बांट दिए हम लोग, P1 P2 P3 में बांट दिए, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर्विस का खर्चा, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा, सर्विस मान लीजिए कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 का जो 20,000 खर्चा है, ये 20,000 खर्चा सेकेंडरी सर्विस 2 में ना बांटकर खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बांट रहे हैं, जो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बांट रहे हैं। जी हाँ, आप ऐसे भी समझ लीजिए इसको, अगर ऐसे आप समझ रहे हैं तो ऐसे भी समझ लीजिए कि ये जो S1 है, इसका जो खर्चा था, S1 का खर्चा कितना था, 20,000 था ना। तो 20,000 जो खर्चा है, ये 20,000 को आप इसमें बांटिए, ठीक है ना, S2 में नहीं बांटे। और S2 का जो खर्चा है वो आप P1 P2 P3 में बांट दिए। बस में आ रहा है ना, S1 में नहीं बांटे, मतलब इसका खर्चा इसमें नहीं गया और इसका खर्चा इसमें नहीं गया। क्लियर है, दैट इज ये कहना चाहता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये बोलना चाह रहा है कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम लोग उसकी प्रोडक्शन में बांटेंगे, उसके सर्विस में नहीं बांटेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। तो यही बात अब समझना है आगे चलकर। हम लोग स्टेप लेडर में क्या सीख रहे हैं, स्टेप लेडर में क्या पता कर रहे हैं कि कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर अपना खर्चा दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल की तरफ समझिए कि ये वापस से हम ये लिख दे रहे हैं, मान लीजिए ये डेटा दे दिया रहेगा एग्जाम में, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा डेटा में डेटा में आपको ये दे देगा कि S2 का जो खर्चा है 10,000 रुपया, S2 का जो खर्चा है 10,000 रुपया, वो बटेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 40%, वो बटेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 40%, इसमें 30%, सर 70 हो गया, ओके, 20%, सर 90 हो गया, सर 90 हो गया, 10 अभी भी बाकी है, तो S2 का खर्चा S1 भी भरेगा। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। पहला वाला में आप ये बोल रहे थे कि S1 और S2 का खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठाएगा, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सर्विस नहीं उठाएगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पर ऐसा केस हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट उठाएगा, ठीक है, दैट इज ए स्टेप लेडर। अच्छा, समझ में आ रहा है सर। और सर S1 का खर्चा कौन कितना लेगा ये बता दीजिए। S1 का खर्चा ये 50%, ये 30% लिया, सर 80, और ये 20%। अच्छा सर, S1 का खर्चा S2 नहीं लिया, नहीं, S1 का खर्चा S2 नहीं लिया, ठीक है ना। मतलब S2 का खर्चा, S2 का, यहाँ S2 लिखा हुआ है ना, तो S2 का एक्सपेंसेस P1 P2 P3 और S1 भी भरेगा, बट
S1 का खर्चा, जो भी S1 का खर्चा 20,000 रुपया है, वो सिर्फ कौन कौन भरेगा? P1, P2, P3 भरेगा, सर्विस नहीं भरेगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, ये आपको खुद से करना होता है, ये क्वेश्चन बता देगा आपको, ये आपको डेटा दिया रहेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ खुद से निकालना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बता देता है, उसके बाद आपको आगे का स्टेप लेना है। अब देखिए कैसे करेंगे, आइए फटाफट मेरे साथ साथ बनाइए, एक स्टेटमेंट बनाइए, लिखिए सॉल्यूशन स्टेटमेंट showing distribution of overhead। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आइए देखिए। तो सबसे पहले P1, P2, P1, P2, P3, फिर S1 और S2, यही था ना? हाँ सर यही था, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बताइए तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना था आपका? ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना था? क्वेश्चन से देख के बताइए सर। 80,000, 50,000, 50,000, 20, 10, 50,000, 50,000, 20,000 और 10,000। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ओवरहेड ऑफ S2 रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ओवरहेड ऑफ S2 का ओवरहेड बताइए सर। S2 का ओवरहेड 10,000 रुपया है, 10,000 को हम लोग बांटने वाले हैं, किसमें किसमें S2 बांटने बोल रहा है? P1 में, P2 में, P3 में, S1 में। चलिए 10,000 को बांटिए फटाफट, 10,000 को बांटिए, 10,000 को आप किस रेशियो में बांटिएगा? सिंपल सा बात है ना, यहाँ पर जाएगा 4,000, इसमें आ जाएगा 3,000, इसमें आ जाएगा 2,000, इसमें आ जाएगा 1,000, यानी 10,000 रुपया जो है ये इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे डैश मत दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। 10,000 जो है हम आपका बांट दिए इन लोगों में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा, अब S2 का बट गया ना, S2 का पूरा कंप्लीट ना, अब S1 का खर्चा बांटना है, ठीक है ना। S1 का खर्चा किसमें किसमें बटेगा? P1, P2, P3 में। S1 का खर्चा किसमें किसमें बटेगा? P1, P2, P3 में। चलिए अब ओवरहेड ऑफ, अब यहाँ लिखिएगा ओवरहेड ऑफ S1 रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए S1 का ओवरहेड कितना है? S1 का ओवरहेड कितना है सर? S1 का ओवरहेड 20,000। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ओवरहेड S1 का ओवरहेड 20,000 नहीं है, 20,000 तो पहले से था। S2 आया और वो भी आप पे सौंप दिया, S1 पे सौंप दिया, तो S1 का खर्चा कितना हो गया? 21,000। समझ में आया? 20,000 भूल से भी मत बोलिएगा। जो S2 आया ना, S2 का तो 10,000 था ना, वो क्या किया, इस सब पे डाल दिया। तो भाई पहले से एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 था और 1,000 आपका कहाँ से आया? सेकेंडरी से आया। ओके, तो बताइए कितना आ गया? 21,000। 21,000 को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 21,000 को हम लोग बांटेंगे 50, 30, 20, इसमें से बांट दीजिए। 21,000 को बांटिए, 21,000 को आप 10,500, 6,300, 4,200, 4,200, यानी आप 21,000 को बांट दिए। अब देखिए, देखिए क्या हो गया, देखिए क्या हुआ,
देखिए क्या हुआ, S2 का सारा ओवरहेड स्वाहा, S1 का सारा ओवरहेड, देखिए 20 और 1000 21,000 रुपया, 21,000 बांट दिए, स्वाहा। यानी कि हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड को स्वाहा कर दिए, स्वाहा कर दिए। बस में आ रहा है तो 94,500, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 6,300, तो आ जाएगा आपका 69,000, 60,000, 50,000, पचास हजार, 3,000, 6,300, 59,300। NP3 का कितना आ जाएगा, 56,200। क्लियर है? क्या समझ में आया? हम लोग इसमें क्या सीखे स्टेप लेडर में? स्टेप लेडर में क्या सीखे सर? स्टेप लेडर में ये सीखे कि S2 का खर्चा S1 में तो बढ़ रहा है, S2 का खर्चा S1 में तो बढ़ रहा है सर, P1 P2 P3 में तो बढ़ रहा है। ये कौन सा बड़ा बात है, ये तो बढ़ना ही है। S2 का खर्चा S1 में बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। और S1 का खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, S2 में नहीं बढ़ रहा है। मतलब एक दूसरे पे तीर चला रहा है, दूसरा अगले पे तीर नहीं चला रहा है। क्लियर है? और हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये जरूर चेक कर लेते हैं S1 और S2 का खर्चा नील हो जाए, ठीक है ना, सारा का सारा खर्चा। क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी अपना सर्विस डिपार्टमेंट है उसका ओवरहेड्स P1 P2 P3 पे या फिर जो भी अदर डिपार्टमेंट रहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर चला जाए। क्लियर है? चलिए अब आइए एक नोट लिखिए, इतना पढ़ाई की है। दिस मेथड is used when one service department providing to service other service department but not on reciprocal basis, not on reciprocal basis। सर ये रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे पे तीर चला रहा है, दूसरा अगले पे तीर नहीं चला रहा है, दैट इज द रेसिप्रोकल। ठीक है ना? अगर वो भी इस पर अपना खर्चा बांटे और ये भी बोलेगा जैसे कि S1 पे डाल दिया खर्चा और S1 बोल रहा है कि हम भी डालेंगे, मतलब तो भाई तुम भी इस पे डालोगे, ये भी इस पे डालेगा, तुम भी इस पे डालोगे, ये भी इस पे डालेगा, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे डलता रहेगा, एक दूसरे पे हम लोग खर्चा डालते रह जाएंगे। बस में आ रहा है, जीरो जल्दी नहीं मिलेगा आपको। हमको तो यहाँ जीरो चाहिए था ना, तो जीरो आपको नहीं मिलेगा। यही रेसिप्रोकल बेसिस जो है सेकेंड मेथड है, जिसका नाम ही है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सर तो बड़ी तकलीफ होगा सर, इसमें बार बार हम लोग एक दूसरे को बांटता रहना पड़ेगा। हाँ, बांटता रहना पड़ेगा। चलिए आइए, ये तो क्लियर हो गया। आइए आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में लेके चलते हैं। स्टेप 3 में आइए, स्टेप 3 बोल रहा है, सॉरी माफ करिएगा, मेथड 3 में क्या नाम है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। दिस मेथड इज यूज्ड when service department are providing services to each other on reciprocal basis। क्या समझे? रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे को, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल एग्ज़ाम में यही सब आता है बेटा, यही सब आता है, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से आप लोग करिए, सीखिए ये सब चीज़। रेसिप्रोकल तो सबसे पहला आपका मान लीजिए P1, P2, P3, S1, S2। नाम से समझ रहे हैं ना, कौन प्रोडक्शन है कौन सर्विस है, ठीक है। P फॉर प्रोडक्शन, S फॉर सर्विस। अब वापस से आप देखिए, जैसे हम लोग करते हैं ओवरहेड एज पर PD मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए है 80,000, 60,000, 50,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है ना। और आपको आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरह से खर्चा बटेगा। S2 का 40%, 30%, 20%, 10%। और S1 में 30%, 35%, 30%। मतलब S2 का देखिए, S2 का किस में बटा है, S1 में बटा है। S2 का किस में बटा है, S1 में बटा है। पर S1 का क्या S2 में बटेगा? बिल्कुल सही, हाँ बटेगा। S1 बोल रहा है, S2 बोल रहा है, S1 बोल रहा है कि S2 तुम मेरे ऊपर अपना खर्चा डाले हो तो हम भी तुम्हारे ऊपर डालेंगे। दैट इज द रेसिप्रोकल, समझ में आ रहा है ना। और स्टेप लेटर में रेसिप्रोकल नहीं था, कोई एक दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा बोल रहा है छोड़ो हटाओ, कौन डालेगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए एक दूसरे पे डाले हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखना होगा। मतलब कभी कभी एग्जाम में आपको ये नहीं बताएगा कि भाई कौन सा मेथड से करना है। ये डेटा देखकर, मान लीजिए ये डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा को आप किस मेथड से सॉल्व करिएगा बताइए। अगर ये डेटा दिया हुआ है आपके पास, ये डेटा है, तो इसको किस मेथड से सॉल्व करिएगा? ये डेटा दिया हुआ है तो बोलिए सर, ये जो दिया हुआ है तो उसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे। अगर ये डेटा दिया रहेगा जिसमें एक डाल रहा है दूसरा नहीं डाल रहा है, तो उसको आप चुपचाप से स्टेप लेटर मेथड से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, तो सिखाइए सर कैसे होगा ये। जरूर सिखाएंगे, आइए। तो अब लिखिए स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। स्टेटमेंट showing distribution of overhead। तो सबसे पहले आप वही कहानी जो चलेगा,
P1, P2, P3, S1, S2 बना लीजिए। फिर उसके बाद आप लिखिए ओवरहेड एज पर PD जो कि था आपका 80,000, 60,000, 50,000, 20,000 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का 10,000 रुपया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ओवरहेड ऑफ S2 को रिडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ना, रिडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो रिडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। चलिए बांटिए 40, 30, 20, 10 कितना है S2 का खर्चा? सर S2 का खर्चा 10,000 है, तो इसमें आ जाएगा 4,000, इसमें आ जाएगा 3,000, ठीक है, इसमें आ जाएगा 2,000 और इसमें आ जाएगा 1,000 और इसका 10,000 टोटल ओवरहेड स्वाहा ख़त्म। S2 का सारा खर्चा ख़त्म हो गया ना। चलिए अब बारी है किसका, ओवरहेड ऑफ S1 का। S1 का कितना था ज़रा बताइए। सर S1 का 20 आप मना किए थे, 21 बोलेंगे हम लोग, बिल्कुल सही 21 बोलिए। तो 21 को आप किस रेशियो में बांटिएगा, 35, 30, 30 और 5। तो आ जा रहा है 6,300, 7,350, 6,300 और S2 में भी जाएगा ना। और S2 का मज़ा का बात ये है, S2 का मज़ा का बात ये है, यहाँ पर हमेशा ऐसे लिखिएगा 21,000 या लिख कर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, मतलब ख़त्म। मज़ा का बात ये है कि S2 मर गया था फिर जिंदा हो गया, S2 को बांटने से फिर जिंदा हो गया। सिंपल सी बात है ना। अगर एक आपके ऊपर पत्थर फेंका और आप चुप हो गए तो खेला ख़त्म। अगर एक फेंक रहा है फिर आप भी फेंकिएगा, तो फिर आप फेंकिएगा, फिर उसके फेंकने में फिर फेंकिएगा, तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, हिंसा चलता रहेगा। तो ये चलता रहेगा मेरे दोस्त, चलता रहेगा, आपको ये काम करते रहना पड़ेगा। फिर S2, फिर ओवरहेड ऑफ S2 जिंदा हो गया ना, तो S2 का कितना खर्चा हो गया, S2 में आपके पास कितना ओवरहेड है सर, 1,050, 1,050 को फिर बांटिए आप। सर 1,050 को फिर बांटना होगा, हाँ सर किस रेशियो में, वही S2 देखिए ना 4:3:2:1 में। तो बांटिए, तो 420, 30, 315, देन 210, फिर 10, 105। ओ माय गॉड, S1 भी जिंदा हो गया, S1 भी जिंदा हो गया। सर तो फिर S1 को ही बांटना पड़ेगा क्या? जी हाँ, S1 को ही बांटना पड़ेगा। अब S1 को ही बांटिए, S1 का 105 को ख़त्म करिए, S1 का खर्चा जो 105 है उसको भी ख़त्म करिए। और S1 को किस हिसाब से बांटते हैं हम लोग, इस हिसाब से। तो 105 जो है फिर उसको बांटिए, 31.5, 36.75। तो एक काम करते हैं ना, 36.75 है, 37 ले लेते हैं। इसको 31.5 है तो इसको 30 कर देते हैं, 32 कर देते हैं, ठीक है 32 चलेगा। और 5 को कितना दें, 5.256 कर दें। चलिए 6 तो नहीं होगा वैसे। मान लीजिए इसको हम लोग, उसको बोले भाई तुम 32 रुपये ले लो, तो 32 ये ले लिया, 37 ये ले लिया, 32 ये ले लिया, तो 105। तो 4 ही तो बचा ना, 4 ही तो बचा, 4 ही दे उसको। तो 4 रुपया को फिर बांटेंगे, 4 तो फिर जिंदा हो गया। नहीं भैया, जब 1 डिजिट में आ जाए ना, 1 डिजिट में, 3-4 रुपया का छोड़ो ना, जब 1 डिजिट में आ जाए तो छोड़ देना, ठीक है। ये 1 डिजिट है ना, 2 डिजिट या फिर 1 डिजिट, 1 डिजिट नहीं बोलते इसको हम लोग, ठीक है 1 डिजिट में आएगा तो छोड़ देना, और क्या। क्लियर है यहाँ तक?
ये ख़त्म हो गया होगा, ये यही मान लीजिए ख़त्म ही हो गया, और क्या। एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए, 4 रुपया जो है ना, 4 रुपया जो है ओवर हेड ऑफ S2 ख़त्म ही कर दीजिए, दे दीजिए ना भाई। तुम 2 रुपया रख लो, एक एक तुम रख लो, बात ख़त्म। और क्या, हाँ ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ख़त्म। ये 4 रुपया ख़त्म। अब 1 रुपया क्या है इसको दें हम, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से बाद में मतलब ये नील हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा आपको, ये नील हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसको ऐड करने से आपका आ रहा है 80,000 प्लस 4,000, 6,300, 420, 32, 2 आ रहा है 1 कैसे आएगा, 80,000 प्लस 4,000, 6,300, 420 प्लस 34, 90 आएगा, 90,754। ये आएगा 60,000 प्लस 3,000, 7350, 315, 37, 1, 70703। ये 50,000, 2,000, 6,300, 210 और 33। ये आएगा 58,543। ये 20,000, 1,000, ये तो ख़त्म। क्लियर है। तो आप रिपीटेड सीख लिए, रिपीटेड में समझ में आ रहा ना। ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक ये 1 डिजिट में नहीं आएगा। फाइनली जब 1 डिजिट में कोई भी आ जाए उसको अगले पे प्रोसेस में डालकर छोड़ दो, ऐड कर दो, खत्म। ये आपका डिपार्टमेंट का ओवरहेड हो गया। अब देखिए ये करते रहेंगे तो टाइम लगेगा। मज़ा भी आ रहा है कैलकुलेटर पे, तो मज़ा आता ही होगा आपको, पर एक टाइम लगता है। टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम लोग आप लोग के लिए एक नया मेथड रखे थे जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। एक इक्वेशन बनाकर तुरंत हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट टाइम में हालांकि थोड़ा सा लेट होगा, पर आप एक बार समझ गए तो आप जब खुद से बनाइएगा तो फटाक से बन जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत मैथ्स है इसमें। तो दूसरा इक्वेशन क्या है अपना, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन कोई और नहीं है, पहला वाला तो रेसिप्रोकल का मतलब एक सर्विस एक दूसरे पे सर्विस का खर्चा बांटने तो दूर का बात है ना, कोई दूसरे पे एक सर्विस दूसरे पे या दूसरा सर्विस किसी एक पे डाल रहा था। यानी कि डायरेक्टली जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेयर कर रहा था डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। स्टेप लेडर में क्या आ रहा था, एक जो है वो दूसरे सर्विस पे डाल रहा है पर दूसरा सर्विस नहीं डाल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप लेडर। और फिर रिपीटेड वाला में क्या सीखे कि इसमें रेसिप्रोकल बेसिस हो रहा था, एक दूसरे पे हम लोग डाल रहे थे। और इसी को इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपने पास जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आइए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में आइए, मेथड नंबर 4। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है, दिस मेथड is also used when service department are providing services to each other। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे P1, P2, P3, S1, S2। ओवरहेड एज पर
PD कैसे था? 80,000, 60,000, 50,000, 30,000, 20 था क्या? अच्छा ठीक, 20,000 एंड फाइनल 10,000, यही तो था ना? सेम 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 एग्जाम्पल, ये वाला बिल्कुल सेम, ठीक है ना? इसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग करते क्या है, आगे बढ़ने से पहले सब कुछ सेम है, ठीक है ना? आगे बढ़ने से पहले हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं, तो स्पेस छोड़कर हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे। जैसे कि एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, x बी द फाइनल ओवरहेड ऑफ S1 एंड y, ये y है, एंड y बी द फाइनल ओवरहेड ऑफ S2। क्लियर है? यानी कि x मान लीजिए कि S1 का टोटल ओवरहेड है, टोटल सब एक दूसरे पर थोप थाप के। सर वही कैसे निकालिएगा? वो तो निकालते से मालूम चलेगा कौन कितना पे कितना बर्डन जा रहा है। हाँ, वो निकालते से मालूम चलेगा, बट हम लोग एक बार एज्यूम कर रहे हैं कि x जो है वो सारा बर्डन, सारा वो S1 का ओवरहेड है और S2 भी का सारा ओवरहेड y है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिए क्या होगा। अब x इक्वल टू होगा क्या है, S1 कैसे निकाले? S1 देखिए, S1 को देखिए, S1 का मतलब क्या हुआ? S1 का मतलब क्या हुआ? S1 का मतलब ये हुआ कि भाई 20,000 खर्चा, 20,000 खर्चा, S1 के पास 20,000 तो है ना? अरे बोलिए ना, S1 के पास तो 20,000 है। हाँ, S1 के पास 20,000 है, S1 के पास 20,000 है पहले से ही, और साथ में S2 कितना दे रहा है, बोल रहा है कि मेरा 10% ले लो। हम बोले ठीक है, तो यानी कि 20,000 पहले से था और 10% ऑफ 10 पहले से कितना था सर? 20,000 था, और क्या बोल रहा है, कि 10% किसका? 10% ऑफ y, 10% ऑफ किसका बोलिए ना? 10% ऑफ S2 मतलब y ना, S2 का 10% ये रहा y। क्लियर है? हाँ सर। और y क्या बोल रहा है? भाई मेरा पास तो 10,000 खर्चा है, देखिए ना, y मतलब S2 बोल रहा है मेरे पास तो 10,000 का खर्चा पहले से ही है, और भाई तुम S1 मेरे को 5% अपना खर्चा दे रहे हो। बोले हाँ, तो 5% ऑफ x। नहीं समझे? ये कौन है, ये समझिए, ये जो है ये है तुम्हारा S1, ठीक है ना, और ये है S2। अब S2 क्या बोल रहा है कि 10,000 तो मेरे पास अपना था, और S1 तुम हमको 5% खर्चा दे रहे हो। समझ में आ रहा है ना? अब कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, किसी को सॉल्व करिए, चलिए y को ही सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 10,000, 5% को हम लोग 5%, ठीक है ना, ऑफ x कितना है सर? x तो 20,000 है, प्लस 10% ऑफ y, यही तो बोलना चाह रहा है। समझे कि नहीं समझे इक्वेशन? y क्या? 10,000 रुपया प्लस 5% किसका? x का। x कितना है? 20,000 प्लस 10% ऑफ y, वही तो लिखे हम। 10,000 को रहने दीजिए यहाँ पर, 5% को छोटा कर दीजिए, 5% को डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में लेके आइए, कितना आ रहा है? 0.05, ठीक है। 20,000 को रहने दीजिए, प्लस 10% को क्या हम लोग 0.1 बोल सकते हैं? हाँ सर, 0.1 बाई 10,000 को रहने दीजिए, 20,000 को
0.05 से इंटू करिए, देखिए 1000 आ जाएगा, ठीक है। और जब 0.05 को 0.1 से इंटू करिएगा तो आ जाएगा 0.0005y। क्लियर है? इसका मतलब आप इधर लेके आ जाइएगा 0.005y माइनस में चला जाएगा और इधर आप रखिएगा तो 11,000 आएगा। मानते हैं? हाँ सर। अब इसको y इक्वल टू आप 11,000 डिवाइड बाई 0.005 आप करिए, देखिए कितना आ रहा है। 11,000 डिवाइड बाई 0.005, डिवाइड बाई कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर तो पहले से ही y बैठे हुए थे, ये y इसमें जाएंगे तो 0.005y और ये 11,000, तो यहाँ पर तो बच गए हैं 0.005 में से 1y, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.995y इक्वल टू 11,000। y इक्वल टू 11,000 डिवाइड बाई 0.995, क्या समझें? तो 11,000 डिवाइड बाई 0.995 आ रहा है 11,055। समझे? थोड़ा सा मैथ्स है यहाँ पर, ये पूरा मैथ्स है। क्लियर है? अब x निकालना हो तो कैसे निकलेगा? x का निकालना हो तो y का वैल्यू पता चल गया ना, x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 20,000 प्लस कितना बोला था 10% ऑफ y, 10% ऑफ y, तो y तो आपका इतना है ही, तो बोला भाई 20,000 तुम नीचे आ जाओ और 10%, 11,55 का आप 10% ले लो, तो आ जाएगा 116 कर दीजिए, तो आ जाएगा 21,106 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल खर्चा किसका? y का। ये हो गया टोटल खर्चा x का। टोटल खर्चा y का और टोटल खर्चा किसका? x का। बात समझ में आ रहा है? किसका क्लियर है? x का टोटल खर्चा कितना हो गया? 21,106 रुपया और y का खर्चा हो गया 11,055 रुपया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब ओवरहेड ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ओवरहेड ऑफ S1 डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब S1 का खर्चा यानी x का खर्चा कितना था सर? x का खर्चा 21,106 रुपया, 21,106 रुपया। तो हम अब ये नहीं बांटेंगे क्योंकि हमको टोटल खर्चा पता है ना कितना है, 21,106 रुपया, यही तो टोटल खर्चा है। अब 21,106 रुपया को आप बांट दीजिए। S1 का खर्चा कैसे बढ़ता है? देखिए S1 का कैसे बढ़ता है, इस हिसाब से बढ़ता है, बांट दीजिए। 30 इसको दे दीजिए, भाई तुम रख लो। 6 3 3 2 दे दीजिए। फिर ये कितना परसेंट था? 35 था, तो 35 के लिए आप इसको बोलिए कि भाई 7387 ले लो। फिर 30 था तो 6332, और इसको 5% देना था ना? हाँ 5% देना था, तो 5 कितना आया? 1055। क्लियर है? देखिए बढ़िया सर, पर हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ तो आप 20,000 लिखा हुआ है ना, तो इसको छोड़िए ना, क्योंकि हम लोग को टोटल खर्चा मालूम चल गया ना। हमको टोटल खर्चा मालूम चल गया कि मेरे पास 21,106 रुपया का टोटल खर्चा है। बात समझ आ रहा है? टोटल खर्चा कितना है? 21,106 रुपया का टोटल खर्चा है, तो उसी को हम बांट दिए। ठीक है, अब देखिए, अब S2 के पास टोटल खर्चा कितना है बताइए? भूल जाइए, इसको छोड़िए, S2 का टोटल खर्चा बताइए आप। S2 का यानी y का टोटल खर्चा बताइए। सर y का खर्चा 11,055 था। अब एक बार देखिए तो y का टोटल खर्चा कितना आ जा रहा है? 11,055 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
11,055 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो 11,055 को आप बांटते और बांटिए तो P1 P2 P3 एंड S1 में किसको बांटिए? 11,055 को बांटिए। तो सबसे पहले एस कितना आएगा? 40%। तो 40% आप बांटिएगा तो आ जाएगा 4,422। ठीक है। फिर आता है कितना? 30%। 30% तो कितना आ जाएगा? 3,317। फिर आता है 20%, 2,211 और देन 10%, 1,1,0 चलिए 6। अब एक चीज़ देखिए, तो देखिए प्लस ये प्लस, देखिए टोटल खर्चा हम लोग कितना ऑलरेडी बांट चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी 21,106 रुपये बांट चुके हैं। और देखिए किसके पास कितना भारी बर्डन पड़ा? 20,000 रुपया और 1,106 रुपये, यानी 21,600 रुपये को ऑलरेडी हम लोग बांट दिए हैं। और देखिए इसके पास कितना है? 11,055। तो ये खत्म हो गया। अब ये जो बच गया बच गया। कुछ समझ में आया? मतलब इस पर रिपीटेड नहीं हुआ, एक बार में शॉर्ट क्लियर पूरा खर्चा हम लोग उठाकर। एक स्टेप ध्यान रखिए, पहले आप क्या करिएगा? पहले आप वाई और एक्स का टोटल खर्चा निकाल लीजिए, फिर किसी को भी उठाइए, वाई को उठाइए। चलिए वाई को उठा लेते हैं। तो वाई का खर्चा बांटिए। वाई का खर्चा ओवरहेड ऑफ वाई मतलब S2 का खर्चा किस हिसाब से बढ़ता है? देखिए S2 का खर्चा बढ़ता है 40 30 20 10। बांट दीजिए, इसमें बांट दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर आप क्या करिएगा नेक्स्ट स्टेप में अब छोड़ दीजिए, जो बांट दिए हैं बांट दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप किसका बांटिएगा? वाई का बांट दिए, आप S1 का बांटिएगा। S1 का टोटल खर्चा कितना? 21,106। अब उसको बांट दीजिए। जब उसको बांट दीजिएगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा कि ये खर्चा मैच कर गया है, ये प्लस माइनस ऑटोमेटिक मैच होकर नील हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग चारों मेथड सीख लिए। हालांकि साइमल्टेनियस एग्ज़ाम में आप ना करें तो सही है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये जो कैलकुलेशन आप किए हैं, ये कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो जाए। बेटर रहेगा कि आप रिपीटेड में जाइए। ठीक है ना? मेरे हिसाब से आप रिपीटेड में जाइए। दो ही तो बच गया ना, एक रिपीटेड हो गया। साइमल्टेनियस अगर आपको अच्छा लगता है, मैथ्स में स्ट्रांग है तो करिए साइमल्टेनियस और रिपीटेड, एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्टेप लेडर। तो दो ही तरह, एक तरह का मेथड हुआ ना, दो ही हुआ। एक सर्विस दूसरे पे डाल रहा है और एक सर्विस दूसरे पे डाल रहा है, वो भी उस पे डाल रहा है। तो ये सब चीज़ को आपको हैंडल करना होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम से हम लोग एग्ज़ाम का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको एग्जांपल के थ्रू हम पूरा समझा दिए हैं। तो ये आज क्लास में पूरा आपको समझ में आ गया होगा क्या कैसे क्या करना है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए, सेम चीज़ को एग्जांपल से कैलकुलेटर चलाना सीखिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।